हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेबिनार सीरीज़ ऑन यूनाइटेड नेशंस। आज हमारी सीरीज़ का सेकंड डे है और जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट सिक्योरिटी काउंसिल। जो लास्ट हमारा सेशन था दैट वाज येस्टरडे। तो हमने उसमें क्या डिस्कस किया था कि यूनाइटेड नेशन क्या होता है, उसकी हिस्ट्री, बैकग्राउंड, सब चीज़ हमने डिस्कशन में इंक्लूड किया था। देन वी डिस्कस्ड अबाउट जनरल असेंबली कि जनरल असेंबली की पावर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, वो सारी चीज़ें हमने जो हमारा येस्टरडे जो सेशन था उसमें डिस्कस कर लिया है। और आज हम शुरू करेंगे सिक्योरिटी काउंसिल के साथ। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले या अपना वेबिनार स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू से कि अगर आपको ये वेबिनार सीरीज़ अच्छा लग रहा है या आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको और रिसोर्सेज की ज़रूरत है, देन यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल जो कि है educator.avinash। लेट मी शो दैट टू यू। यस। सो दिस इज़ अ यूट्यूब चैनल जिसमें कि हम डिफरेंट वीडियोस अपलोड करते रहते हैं जो कि इस प्रिपरेशन में आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। अगर आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट हम जो भी नई वीडियोस डालें, कोई नया इनिशिएटिव लेके आएँ तो वो आप तक पहुंचता रहे। और अगर आपको क्या रहता है, हमारी जो हम वीडियोस बनाते हैं उसकी कोई भी पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए हमारी जो वेबसाइट है दैट इज़ educatoravinash.com। जब आप इस पे आएंगे देन यहाँ स्क्रॉल डाउन करके देयर इज सेक्शन कॉल्ड डाउनलोड्स। आप इस सेक्शन पे जाके जितनी भी अभी तक की वीडियोस है, हमने उन सभी के नोट्स ये डाउनलोड सेक्शन में रखे हुए हैं। इफ़ यू वांट तो आप यहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था हमारा यूट्यूब चैनल और उसके नोट्स हैं वो डाउनलोड करने का प्रोसीजर। अब इसके साथ हम अपना जो सेशन है आज का दैट इज़ ऑन सिक्योरिटी काउंसिल वो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन इट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ जो कि हमने येस्टरडे भी देखा था दैट माई नेम इज़ अविनाश एंड आई हैव अ यूट्यूब चैनल नेम्ड educator.avinash जो मैंने अभी आपको शो भी किया है, जिसमें कि मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ सो दैट कि जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनकी जो जर्नी है उसे सिंप्लीफाई किया जा सके। और आज हमारा टॉपिक है सिक्योरिटी काउंसिल। सो हमने कल देखा था जो यूएन है उसके 6 मेन ऑर्गन्स हैं। वो जो 6 मेन ऑर्गन्स थे उनके बारे में हमने उनमें से जो एक ऑर्गन था वो हमने कल डिस्कस कर लिया है, दैट वाज जनरल असेंबली। और मैंने आपसे कहा था जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों जो टॉपिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, या दोनों ऑर्गन्स जो हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी आ सकते हैं। तो जनरल असेंबली हमने कल देखा, आज हम देखेंगे सिक्योरिटी काउंसिल। आप देखिए नाम से क्या दिख रहा है, सिक्योरिटी काउंसिल, दैट मीन्स इनका मेन इशू जो रहता है, जो मेन काम रहता है, वो डिस्कशन का जो मेन टॉपिक है वो क्या है, पीस एंड सिक्योरिटी। वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे, इट इज़ एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। हम अगर इंडियन पॉलिटी की भी बात करें, मैंने लास्ट सेशन में भी कहा था कि हमें जो भी अपना डिस्कशन रखना है ना, दैट शुड हैव टू बी इन अ मैनर कि वो हम अपनी जो नॉर्मल पॉलिटी है कंट्री की जो हमने स्टडी की है उससे रिलेट करके रखें, ताकि हमें वो इजीली रिमेंबर हो सके। तो सिक्योरिटी काउंसिल एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है। अब अगर आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, जो लेजिस्लेशन बना है उसे एग्जीक्यूट करना, राइट। तो वैसे सिक्योरिटी काउंसिल का काम है, इसी वजह से इसे एग्जीक्यूटिव ऑर्गन कहा जाता है। हमने कल देखा था जो जनरल असेंबली है उसके कितने मेंबर्स थे, 193। मतलब जो भी 193 स्टेट्स उसकी मेंबर थी और हर स्टेट 5 मैक्सिमम जो पर्सन है, रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो सेंड कर सकती है। और जो जनरल असेंबली है दैट मीन्स वो बहुत, हमने उसे कहा था ना कि वर्ल्ड पार्लियामेंट है। वैसे अगर हम सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहे हैं तो हमने कल भी देखा था सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल मेंबर्स कितने थे, 15। दैट मीन्स बहुत कम है नंबर में। वहीं यहाँ लिखा है दो स्मॉलेस्ट अमंग ऑल ऑर्गन्स ऑफ यूएन, क्योंकि जितने भी और भी ऑर्गन्स है यूएन के उसमें सबसे कम मेंबर्स जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल में है, बट फिर भी सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रहती है। इसी वजह से मैंने कहा ना कि सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली इन दोनों के ऊपर काफ़ी डिस्कशन रहता है। और अब अगर आपको ध्यान भी हो, अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हो तो आपको पता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में हमेशा डिमांड की जाती है, मतलब पर्टिकुलरली सिक्योरिटी काउंसिल की, इसमें काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। हमने कल देखा था जो 15 मेंबर्स हैं उसमें से 5 मेंबर्स जो है वो परमानेंट मेंबर्स हैं। अब ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं, ऐसा बोला जाता है कि सबसे पहले तो इनकी परमानेंसी जो है वो या तो ख़त्म की जाए या परमानेंट मेंबर्स बढ़ाए जाए।
और अगर सिक्योरिटी काउंसिल वर्ल्ड कम्युनिटी को दिखाती है तो ये जो 5 कंट्रीज़ हैं इनके पास ज़्यादा पावर क्यों है, या जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्यों नहीं है, मतलब उनके डिसीजन मेकिंग में हमने उन्हें क्यों नहीं रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब सिक्योरिटी काउंसिल में आती है। इसी वजह से बोल, और ये इतना डिस्कशन क्यों है सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर, क्योंकि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो ऑर्गन है वो है किसका, यूएन का। अब इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो मैंने पहले डिस्कस किया कि पीस और सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन करके रखा जाए इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि हमें पता है यूएन जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। सो दैट मीन्स जो अगर वो पीस एंड सिक्योरिटी की बात करेगा तो वो इंटरनेशनल लेवल पे करेगा, नेशनल लेवल पे तो बिल्कुल नहीं करेगा। और इसे कॉल्ड ब्रेन एंड आर्म ऑफ यूएन। ब्रेन एंड आर्म ऑफ यूएन क्यों, अगर आप आगे आगे जो डिस्कशन होगा उसे फॉलो करेंगे ना जब, तो आप तब भी देखेंगे। हम बोलते हैं जनरल असेंबली के पास बहुत सारी पावर्स है और बहुत सारे उसके फंक्शंस है, जो कि हमने लास्ट सेशन में देखा था कि कैसे जो भी डिफरेंट ऑर्गन्स है उसकी इलेक्शन में जो जनरल असेंबली है वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मगर हमने साथ में ये भी देखा था कि जो वो इलेक्शन में रोल प्ले कर रही है उसके लिए जो इलेक्शन के लिए जो पर्सन है, जो मेंबर हैं, ठीक है, नॉमिनेशंस हैं, वो कौन देता है, सिक्योरिटी काउंसिल देता है। सो दैट मीन्स जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके पास बहुत सारी पावर्स रहती है, इसी वजह से उसे इन्फ्लुएंशियल भी बोला जा रहा है। और यही कारण है कि इसे बोला जाता है कॉल्ड ब्रेन एंड आर्म ऑफ यूएन। ब्रेन तो इसलिए बोला क्योंकि हम बोल रहे हैं ना रिकमेंडेशन वगैरह। आर्म क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आगे देखेंगे पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन नहीं होती है तो उस केस में भी जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो बहुत सारे डिसीजंस ले सकती है इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसलिए आर्म ऑफ यूएन। फिर कंपोजिशन की बात आती है, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इसके 15 मेंबर्स हैं। 15 में से 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। अब देखिए 5 जो परमानेंट मेंबर्स है ना वो डिवेलप्ड कंट्री है सिवाय चाइना को लेके, ठीक है। तो ये बोला जाता है कि आप डिवेलप्ड कंट्रीज को इतने सारे राइट्स दे रहे हो, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो कि क्वांटिटी में या नंबर्स में बहुत ज़्यादा हैं, पर उनके पास उतने राइट्स नहीं हैं या उतनी उनके पास पावर नहीं है, उनकी वॉइसेस उतनी नहीं हैं। तो ये नहीं होना चाहिए हर किसी को, क्योंकि पहले का जो सिनेरियो था, ठीक है, वो अलग था। आज का सिनेरियो बहुत अलग है। जैसे हम बोलते हैं ना पहले बाइपोलर वर्ल्ड था, अब मल्टीपोलर है। तो मल्टीपोलर है दैट मीन्स जो वो मल्टीपोलर प्रेजेंस है वर्ल्ड कम्युनिटी में, तो वो दिखनी भी तो चाहिए ह्यूमन में। तो वही चीज़ है। जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं, जनरल असेंबली के द्वारा 2/3 मेजोरिटी से। मतलब हमने पहले देखा था ना जनरल असेंबली में नॉर्मली जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो 2/3 मेजोरिटी से लिए जाते हैं, और फॉर पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, मतलब 2 ईयर्स के लिए होता है जो भी ये नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है। फिर बात आती है आउट ऑफ 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, मतलब ऐसा बोला जाता है या ऐसा किया जाता है कि ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं इन्हें कैसे इलेक्ट किया जाता है कि 5 जो होंगे इनमें से वो कहाँ से होंगे, एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में से। 2 होंगे लेटिन अमेरिका से, 2 होंगे वेस्टर्न यूरोप और 2 होंगे ईस्टर्न यूरोप से। आपको वर्ल्ड मैप तो पता ही होगा, तो आप देखेंगे तो आप ये सारी चीज़ें जो है ये रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है कि हाँ हमने सारी जो कंट्रीज़ हैं ये वर्ल्ड कम्युनिटी है उसे रिप्रेजेंटेशन दी हुई है यूएन के ऊपर, यूएन में। तो इस वजह से ये नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं 10 जो है क्वांटिटी में, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से डिसाइड की जाती है। और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 28 ऑफ चार्टर, द सिक्योरिटी काउंसिल शैल बी सो ऑर्गेनाइज्ड एज टू बी एबल टू फंक्शन कॉन्टिन्यूसली। मतलब चार्टर क्या कहता है कि जो ये सिक्योरिटी काउंसिल है ये इस तरह से होनी चाहिए कि कॉन्टिन्यूसली काम करती रहे, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ सर्कमस्टांसेस, कि जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से जो ये मीटिंग्स है सिक्योरिटी काउंसिल की वो डिसाइड की जाती है, इंस्टेड ऑफ कि ये कॉन्टिन्यूसली वर्क करे। द इफेक्टिव नेशन कैन ऑल्सो टेक पार्ट इन मीटिंग्स। एक ही सपोज कीजिए किसी स्टेट के या किसी नेशन के खिलाफ ऐसा है कि हाँ उसके खिलाफ ही प्रोसीडिंग चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो उसमें प्रेजेंट नहीं हो सकता, वो वहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। सिर्फ क्या फ़र्क रहेगा कि उसके पास वोटिंग राइट रहेगी, नहीं वोटिंग राइट नहीं रहेगा। और फिर क्या लिखा है, चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल इज इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर। हमने देखा था जनरल असेंबली में भी ऐसा था, सिक्योरिटी काउंसिल में भी ऐसा है। अगर आप हर चीज़ देखेंगे ना तो हर चीज़ में आपको दिखेगा ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इनकी जो अथॉरिटी है वो बहुत ज़्यादा है। जो इनकी आप बोलेंगे ना, हम जैसे नॉर्मली पॉलिटी में बोलते हैं नेगोशिएटिंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है।
आप एक तरह से देखें तो इनको जो वीटो पावर देते हैं ना, उसके कारण जो ये चाहते हैं लगभग वैसा ही हो जाता है। तो फिर यहाँ पे क्या है, ये जो इलेक्शन हो रही है चेयरमैन की, उसमें भी इनका प्रेज़ेंस अच्छा है। क्यों? क्योंकि नेचुरली ये 5 इन नंबर हैं और बाकी जो रिप्रेजेंटेशंस हैं वर्ल्ड कम्युनिटी में से, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ लगभग होती हैं। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, उनके पास वो नॉर्मली अपने आप को जिसे बोलते हैं ओपनली नहीं, पर नॉर्मली इंटरनली कहीं न कहीं अलाइन करने की कोशिश करती हैं। क्यों करती हैं? हर कोई अपने जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस होती हैं, जो उनकी नीड्स होती हैं, उस हिसाब से अपने आप के जो डिसीज़न्स होते हैं, वो लेते हैं। ईच मेंबर इन प्रैक्टिस ईच मेंबर नेशन कैन बिकम चेयरमैन, मतलब कोई भी चेयरमैन बन सकता है और नॉर्मली ऐसा रखते हैं ये रोटेशन में बन जाते हैं। और रोटेशन स्टार्ट कैसे होता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। ठीक है। फिर बात आती है वोटिंग प्रोसीजर की। हमने जनरल असेंबली में देखा था 2/3 मेजोरिटी से कोई भी डिसीजन लिया जाता है, पर सिक्योरिटी काउंसिल में ऐसा नहीं है। उसमें क्या है? ठीक है, हर स्टेट के पास एक वोट है और मगर वीटो पावर एग्जिस्ट करती है, जो कि हमेशा डिबेटेबल रहता है। पर अगर उससे पहले यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन है कि यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ मैटर हो सकते हैं। एक प्रोसीजरल मैटर और एक सब्सटेंशियल मैटर। प्रोसीजरल मैटर जो होगा, आप नाम से समझ रहे हैं, उसमें प्रोसीजर बताया जाएगा कि किसी चीज़ का प्रोसीजर क्या है, रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा एक्सेट्रा, ये कि कैसे कैसे चीज़ें वर्क करेंगी। द डिसीजन ऑफ दीज मैटर शैल बी मेड बाय अफर्मेटिव वोट ऑफ 9 मेंबर्स। वो 9 मेंबर्स कोई भी हो सकते हैं, मगर जो इम्पोर्टेंस रखता है सबसे ज़्यादा, वो कौन सा रखता है? सब्सटेंशियल मैटर। और ये जो इम्पोर्टेंट मैटर है, इसके ऊपर अगर आप डिसीजन की बात करेंगे, तो वोट तो इसमें भी 9 ही चाहिए, मगर क्या है कि इसमें 5 वोट्स ऐसे होने चाहिए जो परमानेंट मेंबर्स के हो। दैट मीन्स जो इतना इम्पोर्टेंट मैटर नहीं था प्रोसीजरल मैटर, उसमें तो आप किसी भी पर्सन का या किसी भी नेशन का आप वोटिंग जो है कंसीडर कर सकते हो, पर सब्सटेंशियल मैटर में ऐसा नहीं है। उसमें क्या रह रहा है, जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी वोटिंग ज़रूरी है और बाकी 4 नेशंस कोई भी हो सकते हैं। सब्सटेंशियल मैटर कैसे हुआ? आप एग्जांपल लीजिए कि ऐसा डिफाइन किया गया कि अगर आप सपोज यहाँ से गुजरेंगे तो वो एक क्राइम है, वो सब्सटेंशियल मैटर है। और वो क्राइम के लिए क्या प्रोसीडिंग्स होगी? वो प्रोसीजरल मैटर, मतलब उस क्राइम को अगर मैंने बोला कि हाँ उसकी इतनी सज़ा है, तो वो कैसे कैसे वर्क करेगा, वो प्रोसीजर क्या होगा, वो प्रोसीजरल मैटर हो गया। और जो वो सब्सटेंस है वो क्या हो गया? सब्सटेंशियल मैटर। तो इस तरह से ये दोनों मैटर्स हैं। तो आप एग्जाम्पल से समझ गए इम्पोर्टेंट क्या है, सब्सटेंशियल मैटर, और जिसमें कि जो ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी वोटिंग बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। द स्पेशल पावर ऑफ 5 परमानेंट मेंबर्स इज नोन एज वीटो पावर, जो हमेशा डिबेटेबल रहती है। ऑल्सो कॉल्ड रूल ऑफ ग्रेट पावर एनेमिटी, क्योंकि ग्रेट पावर्स जो है, हमने देखा ना कि ये जो मोस्टली जो है चाइना को छोड़ के सब डिवर्ब्ड नेशंस हैं, तो इनकी जो पावर है इस वजह से इन्हें ग्रेट पावर बोला जाता है। Which is substantial matter and which is procedural matter is decided by Security Council by affirmative vote of 9 members। 5 जो होगी वो परमानेंट और 4 जो अदर्स हैं वो हमने पहले देख लिया। और इसे डबल वीटो बोलते हैं। डबल वीटो क्यों बोलते हैं? पहले उन्होंने डिसाइड किया कि कौन सा सब्सटेंशियल मैटर है और कौन सा प्रोसीजरल मैटर है। नेचुरली उसमें वो वीटो यूज कर सकते हैं। और सपोज कीजिए उन्होंने कोई भी अपनी वीटो या अपनी पावर यूज करके किसी भी मैटर को सब्सटेंशियल मैटर बना दिया, बाद में उन्हें लगता है ये सब्सटेंशियल मैटर के ऊपर जो प्रोसीडिंग चल रही है उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो वो जो डिसीजन लिया जाएगा उस सब्सटेंशियल मैटर के ऊपर, उसके खिलाफ वोट करते हैं। दैट मीन्स 2 बार वो वीटो हो गया ना, एक बार पहले जब ये डिसाइड किया कि कौन सा मैटर सब्सटेंशियल था, कौन सा प्रोसीजरल था, और सेकेंड वीटो कब हुआ? जब उन्होंने प्रोसीडिंग के खिलाफ बोल दिया कि ये वाला प्रोसीडिंग जो था मतलब सब सॉरी ये जो डिसीजन था वो सही नहीं है, उसके खिलाफ वीटो कर दिया तो सेकेंड टाइम वीटो हो गया। सो दैट मीन्स इसे क्या बोलते हैं? डबल वीटो। फिर आती है फंक्शंस की बात कि सिक्योरिटी काउंसिल की क्या क्या पावर्स हैं, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। फर्स्ट क्या लिखा है? डिस्कस एवरी इशू विच कैन बिकम थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, क्योंकि हमने पहले ही स्टार्टिंग में देखा था मेन फंक्शन क्या है सिक्योरिटी काउंसिल का? पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करके रखना। अगर म्यूचुअल डायलॉग्स फेल हो जाते हैं, सपोज कीजिए कहीं पे कोई भी नेशंस है, 2 नेशंस है, 3 नेशंस है, उनके बीच में फ्रिक्शन है, तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो कोशिश करता है वो फ्रिक्शन ख़त्म करने की।
आपस में उनमें म्यूचुअली वो अंडरस्टैंडिंग बिठाने की। अगर वो म्यूचुअल डायलॉग फेल हो जाता है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है, तो जो काउंसिल है वो स्टेट्स को बोलेगा कि अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाइए। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, वो हम अगली जो हमारी वेबिनार होगा दैट विल बी ऑन टुमारो, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। पर अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि सिक्योरिटी काउंसिल जो मैटर है वो कहाँ भेज देगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। इट कैन पुट इकोनॉमिक एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस अगेंस्ट अग्रेसर स्टेट, कि कोई भी अग्रेसर स्टेट है उसके खिलाफ ये रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं सेकंड पॉइंट में भी क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोई भी मैटर रेफर करने की पावर है किसके पास, सिक्योरिटी काउंसिल के पास। थर्ड पॉइंट पे क्या हो रहा है कि कोई भी इकोनॉमिक या अदर कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो उसकी पावर भी किसके पास है, सिक्योरिटी काउंसिल के पास। सो दैट मीन्स इसके पास बहुत पावर्स है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या आता है, इट कैन टेक मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट एग्रेसर स्टेट, मतलब कोई भी एग्रेसर स्टेट है तो उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन भी लिया जा सकता है। और वो कौन, और मतलब कौन ऑथराइज करता है, सिक्योरिटी काउंसिल। अब ये मिलिट्री कौन सी होगी, क्योंकि यूएन के पास अपनी मिलिट्री नहीं है, तो वो मिलिट्री कौन सी होगी, वो कहेगा जो उसकी मेंबर स्टेट्स हैं, दैट इज जो 193 मेंबर स्टेट्स हैं, उन्हें बोलेगा कि आप अपनी जो फोर्सेस है वो कंट्रीब्यूट कीजिए, क्योंकि हमें इंटरनेशनल लेवल पे पीस मेंटेन करनी है, तो इसलिए हमें फोर्सेस चाहिए, पीस कीपिंग फोर्सेस चाहिए। ओके, तो ये जो पावर है ये भी किसके पास है, सिक्योरिटी काउंसिल के पास। फिर फिफ्थ क्या आता है, इट रिकमेंड एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स इनटू यूएन। एक ही कोई भी अगर नया मेंबर यूएन में आना चाहता है, हमने कल डिस्कस किया था ना कि पहले 51 मेंबर स्टेट्स थी यूएन की, और आज 193 है। तो वो जो 193 मेंबर स्टेट्स हैं, मतलब वो एक एक करके कैसे ऐड हुई है, तो वो कैसे हुई है, सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के ऊपर। प्रोसीजर क्या होता है, जो भी स्टेट होती है जो कि अपने आप को एडमिट करना चाहती है यूएन में, तो वो क्या करते हैं, वो एप्लीकेशन सबमिट करते हैं विच इज रिकमेंडेड बाय सिक्योरिटी काउंसिल विथ 2/3 मेजोरिटी और इंक्लूडिंग अफर्मेटिव वोट ऑफ 5 परमानेंट मेंबर्स। आप कहीं भी इंपॉर्टेंट डिसीजन देखेंगे ना, तो वहाँ पे आपको ये 5 परमानेंट मेंबर्स जो हैं ये ज़रूर दिख जाएंगे। इसी वजह से हर कोई जो डेवलपिंग नेशंस है, हर कोई ये चाहता है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें रिफॉर्म्स आने बहुत ज़रूरी हैं। फिर सिक्स पॉइंट क्या है, रिकमेंड नेम फॉर ऑफिस ऑफ सिक्योरिटी जनरल ऑफ यूएन। हमने कल देखा था सिक्योरिटी जनरल जो है वो कौन अपॉइंट करता है, जनरल असेंबली पर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। और सिक्योरिटी जनरल का जो पोस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यूएन में। along with general assembly it elect member of international court of justice, member of trusteeship council। एक ही हमने कल भी देखा था ना कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और ट्रस्टीशिप काउंसिल में जो भी मेंबर्स हैं वो कौन अपॉइंट करता है, जनरल असेंबली along with किसके साथ, सिक्योरिटी काउंसिल के साथ। द प्रपोजल फॉर अमेंडिंग चार्टर इज फर्स्ट अप्रूव बाय मेंबर ऑफ, अगर सपोज जैसे जो भी यूएन का चार्टर है, अगर हमें उसमें कुछ भी अमेंडमेंट लानी है तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है कि फर्स्टली जो है वो अप्रूव होना चाहिए किसके द्वारा, सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा विद 2/3 मेजोरिटी। आपको पता ही होगा, हम अगर इंडियन पॉलिटी की भी बात करें ना तो 2/3 मेजोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर चीज़ में हम बोल देते हैं कि 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, जैसे हम स्पेशल मेजोरिटी बोल देंगे। तो ये जो स्पेशल मेजोरिटी है, 2/3 मेजोरिटी है, वही केस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के टर्म में है कि वहाँ पे भी जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं उसके लिए 2/3 मेजोरिटी बहुत ज़रूरी है। मगर यहाँ पे फिर देखिए चार्टर में अमेंडमेंट करना है, सो दैट मीन्स इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो जो 5 परमानेंट मेंबर है वो कैसे ना हो, तो वही यहाँ पे है इंक्लूडिंग अफर्मेटिव वोट ऑफ 5 परमानेंट मेंबर्स। देन जो अगर वो वहाँ से सिक्योरिटी काउंसिल से पास हुआ वो कहाँ पे जाएगा, जनरल असेंबली में, और फिर जनरल असेंबली में 2/3 मेजोरिटी से पास होगा। तो ये जो चार्टर में अमेंडमेंट है ये इस तरह से होता है। और एज एन एग्जीक्यूटिव ऑफ यूएन इट एनफोर्सेस डिसीजन मेड बाय ऑल ऑर्गन्स ऑफ यूएन। हमने देखा ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, एग्जीक्यूट करना चीज़ों को। एग्जीक्यूट करने के लिए क्या होगा कि उन्हें जो भी डिसीजन लिए गए हैं और ऑर्गन्स के द्वारा जो कि यूएन के हैं, तो उन सबको एनफोर्स करना, ये किसका काम बन जाएगा, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन का, और जो कौन है, सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये था पावर्स के बारे में सिक्योरिटी काउंसिल की। आज का सेशन हमारा काफ़ी लिमिटेड था, काफ़ी शॉर्ट था। वो हमने जानबूझ के किया है बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि जितना वीडियो शॉर्ट और क्रिस्प हो वो सही रहेगा। हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए इंस्टेड ऑफ मेकिंग लॉन्ग वीडियोस जो कि
अगर ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत हो देन आई एम लाइक कि ठीक है, कोई बात नहीं, 1 आवर का भी होता है, इट्स ओके। बट अगर लगता है कि हाँ, वो शॉर्ट में हो सकता है, देन आई ऑलवेज़ ट्राई कि हाँ, वो शॉर्ट में ही वो चीज़ें हैं, वो खत्म हो जाए। तो लास्ट में हम समराइज़ करते हैं, आज हमने क्या-क्या डिस्कस किया है। हमने सिक्योरिटी काउंसिल में देखा कि सिक्योरिटी काउंसिल कैसे एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्गन है, उसकी क्या मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसकी कंपोज़िशन क्या है। फिर हमने वोटिंग प्रोसीजर देखा जिसमें हम प्रोसीज़रल और सब्सटेंशियल मैटर्स जो हैं उसके बारे में डिस्कशन किया। फिर हमने देखा कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी फ़ंक्शंस क्या है, उसकी पावर्स क्या है। ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस की है। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहा हो या आप जब भी हम ये वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करें, अगर आपको तब कोई डाउट हो, तो आप अपनी क्वेरी जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप ये हमारी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, देन अगर आप चाहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। इसके साथ हम अपना आज का डिस्कशन ख़त्म करेंगे और कल जो हमारा डिस्कशन होगा वो किसके ऊपर होगा? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो होप कि आप एंजॉय करें अपनी स्टडीज़। तो इसके साथ हम अपना सेशन एंड करते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।